हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। 5 सेकंड के टाइम में आपको अपना ऑप्शन देखना है और आंसर देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो एंड में आप क्वेरी टाइप करके चले जाना, लाइव चैट में नहीं, एंड में करके चले जाना। ओके, क्योंकि लाइव चैट में बाद में दिखाई नहीं देते हैं, साथ साथ दिखाई देते हैं बस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इडियम। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल आई फेल फॉल ऑफ हिम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वारल विद, टू गेट इनटू ट्रबल विद, एग्रीड विद, डिड नॉट एग्री विद। तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। 5 सेकंड का टाइम है, बस जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि टू गेट इनटू ट्रबल विद। ओके, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत मोल लेना। ओके, मुसीबत मोल लेना। और इसका जो इडियम बनेगा क्या बनेगा, टू गेट इनटू ट्रबल विद। आई होप सबको समझ आ गया होगा। और हाँ, मैंने बोला था आपको कि इंग्लिश वर्ड डेली रिवाइज करने हैं, तो आई होप आप डेली की डेली 4 वोकैब याद कर रहे होंगे जो मैं क्विज में आपको देती हूँ। सुबह भी करते हो, अगर शाम को भी रिवाइज कर रहे होगे तो कर लेना उनको। ये अच्छा मौका है आपके पास डेली के डेली इंग्लिश के 4 वर्ड्स याद करने का। अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको डेली की ये वोकैब क्विज की याद करनी ही होंगी। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो बताइए डोगरी भाषा मेनली कहाँ पर प्रमुखतः किस जगह पर बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम या अंडमान निकोबार। बताइए जल्दी से, सेकंड का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। और ये जो 22 भाषाएं हैं ना जो अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में, उसमें भी सम्मिलित है ये डोगरी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है। तो बताइए जल्दी से, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है। चलिए जल्दी से बताइए, सेव ऑल, सेव अर्थ, सेव वर्ल्ड या क्लाइमेट एक्शन। थर्ड का आंसर क्या होगा। जिसने आंसर दे दिया वो मुझे ये बताइए कि पृथ्वी दिवस अब मनाया किस दिन गया था। जल्दी से बताइए, मैंने बताया था इसका आंसर आपको कि पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था। देखती हूँ किस किसको याद है पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था। बताइए जिसने आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थीम आपको सबकी याद होनी चाहिए जो बड़े लेवल पर जो भी दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे, अभी मुस्तफ़ा अल कादेमी जिनका नाम है, अब ये हाल ही में प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये बताइए जल्दी से। सूडान, इराक, अफगानिस्तान या ईरान। फोर्थ का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा इराक। इराक के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में कौन, मुस्तफ़ा अल कादेमी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर का था ये, इंडियन का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जल्दी से बताइए इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। फिफ्थ का आंसर ए बी सी या डी। जल्दी। तो चलिए टाइम अप होता है। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी की ये सारी की सारी जो गैसेज है वो ग्रीन हाउस गैस है। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रिक ऑक्साइड भी। ओके, ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं, जो पर्यावरण को, एनवायरमेंट को गर्म करती हैं। ओके, ये भी पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। तो दांडी से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था बताइए जल्दी से। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। जल्दी आंसर दीजिए। 6 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। जिसने आंसर दे दिया है मुझे ये बताइए कि जो दांडी मार्च शुरू हुई थी वो कब से शुरू हुई थी। सन भी बताना है और साथ में डेट भी बतानी है, जल्दी से बताइए। तो 6 का आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया। तो बताइए जन स्वरूप किसने प्रदान किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय।
तो जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। जन स्वरूप प्रदान किया था मतलब क्या है? देखिए, अब आपको पता होगा कि जो भारत में बड़े लेवल पर जितने भी आंदोलन स्टार्ट हुए थे वो गांधी जी के आने के बाद ही स्टार्ट हुए थे। ओके, जब ये अफ्रीका से आ गए थे तो जितने भी बड़े बड़े आंदोलन गांधी जी ने ही किए थे। तो जन स्वरूप मतलब लोगों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? गांधी जी ने ही किया था। तो इसलिए ऐसा बोला गया है, जन स्वरूप प्रदान किया मतलब आम आदमी को भी कांग्रेस में शामिल कर दिया, एक तरीके से जोड़ दिया। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनफुल? तो बेनफुल का सिनोनिम क्या है बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ABC या D? लॉस, इविल, प्रॉफिट या बेनिफिट? बताइए, सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है बस सभी के पास। और मैं बोल रही हूँ ये वोकैब आपको डेली याद करनी है। ओके, इंग्लिश उसका सिनोनिम जो भी मैं बताऊं और उसकी हिंदी आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए अच्छे से। ये डेली के 4 वर्ड आपकी ड्यूटी है, डेली के 4 इंग्लिश वर्ड याद करने हैं। रात को अभी हो गई रिवीजन, एक बार सुबह उठ के दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पक्के याद हो जाएंगे। और वीक में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता जिसकी इंग्लिश वीक है लर्न करने का। तो इसका आंसर क्या होगा? ईविल। ओके, बेनफुल का मतलब क्या होता है? आप देखिए, बुरा, जो बुरा हो, हानिकारक होता हो। और ईविल भी मतलब क्या होता है? जो बुरा हो, हानिकारक हो। तो इसका सिनोनिम हो गया। ओके, आई होप आपको लर्न हो गया होगा। बेनफुल क्या होता है? बुरा, हानिकारक, याद रखिएगा। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एमनेस्टी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये HSSC में पूछा भी गया है आई थिंक। तो बताइए एंटोनिम क्या होता है एमनेस्टी का? गिफ्ट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड या क्राउड? जल्दी से आंसर दीजिए। 9th का आंसर क्या होगा? ABC या D? 5 सेकंड का टाइम है बस, जल्दी 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 जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पनिशमेंट। अब देखिए, पनिशमेंट होगा इसका एंटोनियम। एमनेस्टी, एमनेस्टी को क्या बोलते हैं? क्षमा करना किसी चीज के लिए, मतलब उसको माफ कर देना। और इसका उल्टा क्या होगा? उसको सजा देना। ओके, माफ करने का उल्टा क्या होता है? सजा देना। सजा देना का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? पनिशमेंट। ओके, तो एमनेस्टी का एंटोनिम क्या हो गया? पनिशमेंट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ आपको, जिनकी इंग्लिश वीक है इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा डेली के डेली 4 वर्ड लर्न करने का और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में एक ईडियम लर्न करने का। ओके, आप खुद सोच लीजिए आपके 30 दिन में कितने तो वर्ड याद हो जाएंगे और ईडियम फ्रेज याद हो जाएंगे। प्रत्यंचा में कौन सी संधि है? तो बताइए जल्दी से, प्रत्यंचा में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या अयादि संधि है? जल्दी आंसर दीजिए। 10th का आंसर क्या होगा? ABC या D? बताइए जल्दी। आई होप जिसको पता था उसने आंसर दे दिया होगा। तो 10th का आंसर क्या है? यण संधि। अब मैंने आपको बताया था जब भी कभी य से पहले आधा अक्षर आ जाता है तो हमेशा वहां पर यण संधि मिलेगी। ओके, कब कहाँ पर यण संधि मिलेगी? जब भी य से पहले आधा अक्षर आ जाए वहां पर क्या होती है? यण संधि। तो प्रत्यंचा में देखिए य से पहले क्या आ रहा है? आधा तय आ रहा है, तो ये यण संधि हो गई। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है? देखिए, जिसको हिंदी आती है बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अब हिंदी के आंसर्स ठीक देने लग गए हैं। जो स्टार्टिंग में क्विज में आंसर ठीक नहीं भी देते थे उनकी हिंदी काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लग गई है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा था स्टार्टिंग में हिंदी नहीं आती थी उनको, लेकिन अब वो आंसर बहुत अच्छे से देते हैं और बहुत जल्दी दे देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप। आपकी हिंदी में और अच्छी करा दूंगी, डोंट वरी, आपको सारे टॉपिक्स में हिंदी में अच्छे से कराऊंगी, ठीक है, और वो भी क्विज के साथ अलग से। तो बताइए राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। अब राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है। अब इसका देखिए द्वंद्व समास कहाँ होगा, मैं आपको इसका अच्छा सा तरीका बताती हूँ। जब भी आपको इस तरीके के वर्ड मिले ना, राम लक्ष्मण, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ऊपर नीचे, ओके, बीच में ये डैश जो साइन है ये मिले, या फिर आपको इस टाइप के साइन मिले, लाभ हानि, ऊपर नीचे, शुभ लाभ, जब भी इस तरीके की चीजें मिले ना वहां हमेशा आपको द्वंद्व समास मिलेगा। ओके, द्वंद्व समास, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा द्वंद्व समास कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये, हालांकि ये मैंने प्रीवियस क्विज में डाला नहीं है, पर कोई बात नहीं, पता तो होना चाहिए ना सभी को। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ पर है इसमें से? इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर।
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ है? बीकानेर में है। और बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए ये जितने भी रिसर्च सेंटर है ना, इंपॉर्टेंट सारे आपको पता होने चाहिए। कुछ तो मैं एनिमल हस्बेंड्री में आपको साथ साथ करा ही रही हूँ, और बाकी कुछ अलग क्वेश्चंस में क्विज में भी अब अलग ही क्वेश्चंस डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका वहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं, जो प्रीवियस ईयर क्विज है, और यहाँ से आपके अलग टाइप के क्वेश्चंस हो। इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादातर अलग ही डालती हूँ, सिर्फ कोई क्वेश्चन ही मैं सेम डालती हूँ, ताकि आपकी थोड़ी रिविजन हो जाए, जो थोड़ा टफ लगता है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर, बोरॉन, पोटेशियम या सल्फर? बताइए जल्दी से। 13 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। 13 का आंसर क्या होगा? कॉपर। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछे जाते हैं। ये पौधों में कौन से रोग की कमी के कारण कौन सा होता है? एनिमल हस्बेंड्री में स्पेशल एक दिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगी मैं। खास अभी प्रीवियस ईयर क्विज में भी मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलिए 14 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य है? तो वाक्य कौन सा है इसमें से? बताइए। डायनामो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया और सो गया। अब देखिए, पहले तो आपको ये लाइन याद करनी है, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ये साइंस का क्वेश्चन है। मैं जानबूझ के आपके वाक्य में डेली एक इन्वेंशन डाल रही हूँ, एक, ताकि आप सबको याद हो जाए एक इन्वेंशन डेली की। ओके, इन्वेंशन मैं आपको सारी की सारी ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है ऐसे ही याद करा दूंगी। ओके, तो इससे आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो गए। एक तो डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था, याद कर लीजिए इसको। ओके, अब आपको ये बताना है मुझे कि इसमें वाक्य कौन सा है। बताइए जल्दी से। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, जब भी कभी कंजक्शन से कोई जुड़ रहा हो और वापस में डिपेंड ना हो वो वाक्य, तो वो हमेशा कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। आई होप सबको याद होगा। वैसे आज बच्चों ने आंसर्स काफ़ी ठीक दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है इस बात का, क्योंकि हिंदी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी अब अच्छी होती जा रही है डेली क्विज अटेंड करके। तो आई होप हिंदी में तो आप एक भी मार्क्स नहीं कटवाएंगे हरियाणा के एग्जाम्स में। और ये भी सबको याद हो गया होगा ना, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है इन्वेंशन पेपर में पूछी जाती है। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछेली कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो बताइए, आपको पता है एचएससी में आभूषण पूछा जाता है एक ना एक हर पेपर में, तो कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? बताइए। बाजू में, माथे पर, कान में, कलाई में या पैरों में? जल्दी आंसर दीजिए। 15 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? कलाई में। पछेली जो आभूषण होता है वो कलाई में पहना जाता है, और ये जो आभूषण होता है कलाई में पहनने वाला, इसके ऊपर कुछ चोंच टाइप ऊपर उठे उठे से कुछ होता है। ओके, तो याद रखिएगा, पछेली कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक चंद्र किरण किसने लिखी है? तो बताइए, पुस्तक चंद्र किरण किसने लिखी है? इनमें से बालक राम, बंसीलाल, हरदेव या मांगेराम? आंसर दीजिए जल्दी से। ए, बी, सी या डी? 16 का आंसर क्या होगा? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हरदेव। ओके, पुस्तक चंद्र किरण किसने लिखी है? हरदेव ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। आपको पता है पेपर में इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछ लिए जाते हैं और हरियाणा के बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर्स लर्न होने चाहिए। इंडियन तो मैंने डाले हुए हैं कंप्लीट वीडियो, देख लेना किसी ने नहीं देखी तो। अब तक के जो 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है ना, उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, देख लेना। लिंक ना मिले तो बता दूंगी। द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अब बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। प्रणव मुखर्जी, रघुराम राजन, जयराम रमेश या हिलेरी क्लिंटन? अब जिसने पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो देखी है मेरी, वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चंस मैं रिवीजन के लिए डालती हूँ ताकि आप भूलें ना, क्योंकि ये जो 6 महीने में बुक्स वगैरह लिखी गई हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रणव मुखर्जी। ये जो पुस्तक किसने लिखी है? प्रणव मुखर्जी ने लिखी है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रणव मुखर्जी ने लिखी है। फेमस पर्सनैलिटीज़ की बुक्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती ही हैं, और अगर किसी ने 6 महीने की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है HSC के एग्जाम में कितनी ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स पूछी जा रही हैं आजकल, हरियाणा से भी ज़्यादा अब इंडियन की पूछी जाने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस। तो किस टाइप का कंप्यूटर यूज होता है हॉस्पिटल में ECG और डायलिसिस के लिए? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग या माइक्रो कंप्यूटर? बताइए जल्दी से, क्या होगा 18 का आंसर? ECG क्या होती है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपको पता होगा ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेपर में पूछ ली जाती है, ये भी याद रखेगा। और डायलिसिस किस लिए परफॉर्म होता है? किडनी के लिए परफॉर्म होता है। किसी की किडनी खराब हो जाए तो अंदर प्योरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए डायलिसिस नाम का प्रोसेस यूज किया जाता है। ओके, ये भी पता होना चाहिए आपको, पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो 18 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है ECG और डायलिसिस में। ओके, और जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, पेपर से ही उठाया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो फैक्ट भी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। अब बताइए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्या होगा इसका आंसर? पॉलीएंड्री, पॉलीग्लोट, पॉलीसेक्सुअल या पॉलीगैमी? बताइए 19 का आंसर, ABC या D? मैं फिर बोल रही हूँ, जिसकी इंग्लिश वीक है उनके लिए अच्छा मौका है यहाँ पर। ओके, डेली के 4 वर्ड्स तो आप याद कर ही सकते हैं, और साथ ही एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और एक इडियम फ्रेज। तो 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? पॉलीएंड्री। अब देखिए इसका मतलब क्या है? कस्टम्स ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक साथ कई पति होने की प्रथा। ओके, एक साथ ही कई सारे पति होने की प्रथा को बोलते हैं पॉलीएंड्री। और इसमें जो ऑप्शन है पॉलीग्लोट, उसका मतलब होता है कई भाषाओं का बोलने का ज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117? बताइए कौन से आर्टिकल में दी हुई है धन विधेयक की परिभाषा? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। 20th का आंसर क्या होगा? ABC या D? ABCD, जल्दी 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 बताइए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जितने भी आर्टिकल्स आपके होते हैं ना इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ये आर्टिकल तो पेपर में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है। तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। ओके, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। चलिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। अब जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स को स्कोर टाइप करना अपना। ओके, और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको एंड में लाइव चैट खत्म होने के बाद सबको बता के जाना है वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो में आपको कोई चेंज कराना हो तो आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगी, बता देना आप मुझे। ओके, अभी एक स्टूडेंट ने बोला था क्वेश्चंस 25 कर दीजिए, मैं कर दूंगी नेक्स्ट वीक। ओके, तो अगर उसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई और आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और कोई चेंज कराना हो वो भी बता सकते हैं। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं करा रही हूँ, इंडियन की, हरियाणा की और एनिमल हस्बेंड्री की, उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।